हेलो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यशस्वी साइकोलॉजी क्लासेस। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, कि ह्यूमन में कैसे डेवलपमेंट होती है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कब तक ये डेवलपमेंट होती है। तो ये चीज़ें कुछ है डेवलपमेंट के अंदर जो हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि एक्चुअल में डेवलपमेंट होती क्या है। तो डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. Development mostly involves changes, both growth and decline as observed during old age. तो डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या है? ये प्रोग्रेसिव है और ऑर्डर में चलता है और प्रेडिक्टेबल चेंजेस है जो कि कंसेप्शन से लेके थ्रू आउट लाइफ वो कंटिन्यू होते रहते हैं. डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स चेंजेस, बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन एज ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज. Development is influenced by an interplay of biological, cognitive, and socio-emotional processes. Development due to genes inherited from parents, such as in height and weight, brain, heart, and lungs development, etc. all point towards the role of biological processes. ठीक है, तो डेवलपमेंट में जो जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो गई, कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो गई, सोशो इमोशनल प्रोसेसेस हो गई, तो ये सब भी एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. डेवलपमेंट वैसे भी होता है जैसे अब एक इंडिविजुअल है, उसको अपने पेरेंट्स से जो जीन्स आया है उसके हिसाब से उसकी हाइट, वेट, ब्रेन, हार्ट, लंग्स डेवलपमेंट होगी. और ये सब किसका रोल होता है? ये हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का होता है. कॉग्निटिव प्रोसेसेस की कैसे डेवलपमेंट होती है? जैसे मेंटल एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे नोइंग, एक्सपीरियंसिंग, जैसे थॉट, परसेप्शन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब. अब सोशो इमोशनल प्रोसेसेस में कैसे क्या चीज़ें आ गई? जैसे इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद अदर पीपल, चेंजेस इन इमोशंस एंड इन पर्सनैलिटी. ठीक है, अब ये आ गया सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कैसे हम दूसरों से इंटरेक्शंस करते हैं, कैसे हमारे इमोशंस चेंज होते हैं और हमारी पर्सनैलिटी कैसी होती है. अ चाइल्ड्स हग टू हर और हिज मदर, अ यंग गर्ल्स अफेक्शनेट जेस्टर टू हिज और हर सिबलिंग, और एन एडोलेसेंट सोरो एट लूजिंग अ मैच आर ऑल रिफ्लेक्शंस ऑफ सोशो इमोशनल प्रोसेसेस डीपली इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, तो अब इधर है कुछ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में जो भी हमारी लाइफ स्पैन है, पूरी लाइफ स्पैन, तो उसके कुछ इधर एजम्पशंस लिखे हैं. द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव LSP इंक्लूड्स द फॉलोइंग एजम्पशंस. तो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव करके है, उसके कुछ अपने एजम्पशंस है जो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, दैट इज इट टेक्स प्लेस अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम conception to old age. It includes both gains and losses which interact in dynamic ways throughout the lifespan. अब इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन के स्टेज से लेके ओल्ड एज के स्टेज तक चलती ही रहती है. मतलब पूरे लाइफ स्पैन में हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस जो है, डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है. सेकेंड है द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, दैट इज बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशो इमोशनल आर इंटरवोवन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. अब कुछ वेरियस प्रोसेसेस भी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर पूरे लाइफ स्पैन में होती हैं. कैसी प्रोसेसेस? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और सोशो इमोशनल प्रोसेसेस. इनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. तो ये भी जो है उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में ऐसी प्रोसेसेस की भी लाइफ स्पैन में चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ. तीसरा, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल. मतलब some dimensions or components of a given dimension of development may increase while others show decrement. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, experiences of adults may make them wiser and guide their decisions. However, with an increase in age, one's performance is likely to decrease on tasks requiring speed such as running. मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब जैसे हमने बोला कि डेवलपमेंट होती रहती है, तो उसमें चीज़ें जो है एक ह्यूमन के अंदर वो इंक्रीज भी होती है एज वेल एज डिक्रीज भी होती है. तो मतलब मल्टी डायरेक्शनल है. अब ये कैसे में होता है? अब ऐसा माना जाता है कि जैसे बच्चा है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसकी इंटेलिजेंस, उसके डिसीजन लेने का वो उनके में कितना वो है कि कैसे डिसीजंस ले सकते हैं वो और वाइसर बन जाते हैं. जैसे जैसे एडल्ट्स होते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि ये बड़ा हो रहा है, इंटेलिजेंट हो रहा है, तो ऐसा कुछ. पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज के साथ साथ डिक्रीज भी होती है. जैसे किसी एक इंडिविजुअल का एग्जांपल ले तो हम उसकी स्पीड कम हो जाती है. तुम देखोगे ओल्ड एज में लोग धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे कोई भी काम धीरे धीरे करते हैं, तो वो इसमें ये डिक्रीज हो रहा है. तो इसलिए ये बोला है कि डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है. अब फोर्थ, इट इज़ हाईली प्लास्टिक.
Highly plastic matlab within person modifiability is found in psychological development, though plasticity varies among individual. This means skills and abilities can be improved or developed throughout the lifespan. अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंडिविजुअल के अंदर जो टाइम के साथ डेवलप होती हैं, जैसे कोई स्किल्स है या कोई एबिलिटीज़ है किसी पर्सन के अंदर, तो उनका इधर आ जाता है. फिफ्थ है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपीरियंसेस ऑफ 20-year-olds who lived through the freedom struggle in India would be very different from the experience of 20-year-olds of today. The career orientation of school students today is very different from those students who were in schools 50 years ago. अब हिस्टोरिकल कंडीशंस से भी डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आई है. जैसे तुम अभी के टाइम में देखोगे तो डेवलपमेंट, जैसे तुम 20-year-old के लोगों में देखो, ओल्ड के जो उस टाइम के जो बच्चे थे उनके में देखोगे तो वो किस टाइम से गुजरे थे, फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था इंडिया में उसका उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. पर आज के जो 20 years के बच्चे हैं उनको उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो उनके थॉट में इनके थॉट में बहुत डिफरेंस होगा, उनके बिहेवियर में इनके बिहेवियर में, उनके डेवलपमेंट में और इनकी डेवलपमेंट में. तो ऐसे ही जो आज के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होंगे किन बच्चों से जो स्कूल जाते थे 50 years ago. Sixth, development is concerned of a number of discipline. Different discipline like psychology, anthropology, sociology and neurosciences study human development, each trying to provide answers to development throughout the lifespan. मतलब ये सारी जो डिसिप्लिन्स है ये भी फोकस कर रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी आंसर्स है, जो भी क्वेश्चंस है उनसे रिगार्डिंग उनके और भी आंसर्स प्रोवाइड करने के वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब इस डिसिप्लिन के जो भी ये स्टडी कर रहे हैं. सेवेंथ, एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्स एंड एक्ट्स ऑन कॉन्टेक्स्ट which include what was inherited, the physical environment, or social, historical, cultural context. For example, the life events in everyone's life are not same, such as death of a parent, accident, earthquake, etc. affect the course of one's life, as also the positive influences such as winning an award or getting a good job. तो अब आसपास के भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं. अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है, विच इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट. Have you observed in your class that some of you have dark skin, others have light colored skins, color of your hair and eyes are different, some of you are tall, others short, some are quiet or sad while others are talkative or cheerful. People also differ with respect to intelligence, learning, abilities, memory and other psychological characteristics besides physical characteristics. तो इसमें क्या बताया गया है कि लोगों, अभी हमने क्या पढ़ा था कि लोगों के हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे डेवलपमेंट होते हैं थ्रू आउट लाइफ, इंटेलिजेंस, उनके कॉग्निटिव प्रोसेसेस, उनके सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो ये सारी जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी. पर डेवलपमेंट में साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती है जिनका कुछ एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे इंटेलिजेंस, लर्निंग एबिलिटीज़, मेमोरी या अदर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो पीपल उनके रिस्पेक्ट में भी जो है डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है. डिस्पाइट दीज वेरिएशंस नो वन कैन बी मिस्टेकन फॉर एनी अदर स्पीसीज. वी ऑल आर होमोसेपियंस. होमोसेपियंस साइंटिफिक नाम है किनका? ह्यूमंस का. वॉट कॉजेज अस टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट एट द सेम टाइम मोर लाइक ईच अदर? द आंसर लाइज इन द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. अब इंडिविजुअल जो है वो बहुत हद तक एक दूसरे से डिफरेंट भी है, पर कुछ बहुत एक जैसे भी होते हैं किसी किसी सिचुएशन में. ठीक है. अब जैसे तुमने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी. Explain the mechanism for transmission of characteristics by every species from one generation to another. तो कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होती हैं. Inherit genetic codes from our parents which are in every cell or our body of our body. Our genetic codes are alike in one important way. They contain the human genetic code. It is because of human genetic code that a fertilized human egg grows into a human baby and cannot grow into an elephant, a bird or a mouse. तो इस हमें क्या पता चल रहा है? हमने पढ़ा था जेनेटिक्स के बारे में. क्या था उसमें? साइंस में बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि हमको कुछ जीन्स जो है अपने पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं, जो हमारे बॉडी के हर किसी सेल में होते हैं जीन्स. तो ये क्या है और वो सबका क्या एक चीज़ कॉमन है कि वो ह्यूमन जेनेटिक कोड है उनमें. जैसे ऐसा क्यों माना जाता है कि क्योंकि एक अगर ह्यूमन फर्टिलाइज्ड एग है और वो ह्यूमन बेबी में ग्रो कर रहा है तो वो ह्यूमन बेबी में ही ग्रो करेगा, वो किसी एलिफेंट, बर्ड या माउस में वो ग्रो नहीं कर सकता. इसीलिए इसको ह्यूमन जेनेटिक कोड कहा गया है. ठीक है. जेनेटिक ट्रांसमिशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स.
Most characteristics that we observe in humans are combinations of larger number of genes. You can imagine the combination produced by 80,000 or more genes, accounting for a variety of characteristics and behavior. It also not possible to possess all the characteristics made available to us by our genetic structure. The actual genetic material or a person's genetic heritage is known as genotype. However, not all of this genetic material is apparent or distinctly identifiable in our observable characteristics. Phenotype is the way an individual's genotype is expressed in observable and measurable characteristics. अब जीनोटाइप क्या होता है? जो एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल है किसी भी पर्सन का या किसी भी पर्सन का जेनेटिक हेरिटेज है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं, पर हमेशा जो है वो जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिफिएबल नहीं होता. तो फिनोटाइप यहाँ पे एक चीज़ आती है. ये ऐसा एक तरीका है जिससे इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो ऑब्जर्वेबल हो सकता है और मेजरेबल में बदल सकता है. अब फिनोटाइप्स में क्या चीज़ आ जाती है? जैसे फिजिकल ट्रेट्स जैसे हाइट, वेट, आई, स्किन कलर एंड मैनी ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी. तो ये सब हम मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फिनोटाइप, और इससे हम अपना जीनोटाइप जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. तो दीज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द एनवायरमेंट. तो इतना समझ आ गया. यू नो इट इज जेनेटिक कोड विच प्री डिस्पोजेज अ चाइल्ड टू डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे. Genes provide a distinct blueprint and timetable for the development of an individual. But genes do not exist in isolation, and development occurs within the context of an individual's environment. This is what makes each of us a unique person. ठीक है. What are environmental influences? How does the environment affect development? अब कैसे एक एनवायरनमेंट, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो कैसे हमारे जो डेवलपमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करता है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? Imagine a child with genotype that predisposes his or her or him to be introverted in an environment that promotes social interaction and extroversion. The influence of such an environment may make the child a little extroverted. Let us take another example. An individual with short height genes, even if he or she is in a very good nutritional environment, will never be able to be taller than average. This shows that genes set the limit, and within that the limit that limit the environment influences the development. अब एनवायरनमेंट कैसे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है ये अब हम समझते हैं. तो जैसे इधर क्या लिखा है, एक चाइल्ड को हम इमेजिन करते हैं और वो शुरू से क्या है, इंट्रोवर्टेड है. ठीक है. पर जब वो किसी एक एनवायरनमेंट में बड़ा होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसमें सोशल इंटरेक्शंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रोवर्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो धीरे धीरे वो बच्चा भी एक्सट्रोवर्टेड होता जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है. क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहेगा उसका कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस किसी के भी बिहेवियर में, किसी के भी डेवलपमेंट में ज़रूर होता है. इधर कोई और एग्जाम्पल है, जैसे एक शॉर्ट हाइट जीन्स है किसी बच्चे में, कि मतलब उसकी हाइट जो है वो छोटी है क्योंकि उसमें जीन्स शॉर्ट हाइट के आए हैं, पर उसके एनवायरनमेंट में उसका एनवायरनमेंट गुड न्यूट्रिशन वाला हो, उसको अच्छे न्यूट्रिशन मिल रहे हो, तो वो टॉलर भी नहीं, पर उसकी हाइट शॉर्ट से एवरेज आ सकती है. तो ऐसे जो है एनवायरनमेंट का भी डेवलपमेंट में होता है रोल. You know by now the parents provide the genes for the child's development. Do you know that they also play an important role in determining the type of environment their children will encounter? अब यहाँ पे क्या लिखा है? सांद्रा स्कार 1992 believes that the environment parents provide for their children depends to some extent on their own genetic predisposition. For example, if parents are intelligent and are good readers, they would provide their children with books to read, with the likely outcome that their children would become good readers who enjoy reading. A child's own genotype, what he or she has inherited, such as being cooperative and attentive, is likely to result in teachers and parents giving more pleasant response as compared to children who are not cooperative or not attentive. तो सांद्रा स्कार ने क्या बताया था कि जो पेरेंट्स जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है उनकी डेवलपमेंट के लिए. जैसे अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है और वो गुड रीडर्स हैं, मतलब उनको बुक्स पढ़ने की आदत है, तो वो अपने चिल्ड्रन को भी बुक्स देंगे ताकि वो पढ़े, और इसका आउटकम क्या निकलेगा कि वो भी गुड रीडर्स बनेंगे और उनको रीडिंग करना पसंद होगा. और जैसे ही कुछ बच्चे हैं जो कि मोर कोऑपरेटिव है, अटेंटिव है, तो वो भी टीचर्स और पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स देंगे किनके कंपेयर जो बच्चे कोऑपरेटिव और अटेंटिव नहीं हैं. बिसाइड्स दीज चिल्ड्रन देमसेल्व्स चूज सर्टेन एनवायरनमेंट्स बेस्ड ऑन देयर जीनोटाइप. अब चिल्ड्रन जो है
वो भी अपने बहुत ही एनवायरनमेंट चूज़ करते हैं अपने लिए बेस्ड ऑन देयर जीनोटाइप. जैसे बिकॉज ऑफ देयर जीनोटाइप चिल्ड्रन में परफॉर्म वेल इन म्यूजिक और स्पोर्ट्स एंड दे विल सीक एंड स्पेंड मोर टाइम इन एनवायरमेंट्स विच विल अनेबल देम टू परफॉर्म देयर म्यूजिकल स्किल्स. अब जिन बच्चों को म्यूज़िक से ज़्यादा जो म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो अपना टाइम उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा स्पेंड करेंगे जहाँ पे वो म्यूजिकल स्किल्स अपने दिखा सके. सिमिलरली एन एथलीट वुड सीक स्पोर्ट्स रिलेटेड एनवायरनमेंट. ऐसे ही एथलीट जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एनवायरनमेंट में रहना चाहेगा. दीज इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट कीप चेंजिंग फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू एडोलेसेंस. अब ये जो इंटरेक्शंस होती है एनवायरनमेंट के साथ हमारी, वो चेंज होती रहती है इन्फेंसी से एडोलेसेंस. ऐसे environmental influences are as complex as the genes we inherit. If your class monitor is selected on the basis of being academically bright and a popular student, do you think it is because of his or her genes or the influence of environment? If a child from a rural area who is very intelligent is not able to get a job because of his or her inability to express himself or herself fluently or handle computers, do you think it is because of genes or environment? तो ये कुछ हमने पढ़ा किसके बारे में, डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बारे में. अब हम यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो इसमें क्या लिखा है कि as you shall read in this chapter, transition during one's lifetime such as entering school, becoming an adolescent, finding jobs, marrying, having children, retirement, etc. are all joint functions of the biological changes and changes in one's environment. The environment can change or alter during any time of the individual lifespan. अब जो environment है एक individual का, वो change भी हो सकता है किसी भी time, ठीक है. यूरी Bronfenbrenner's contextual view of development emphasizes the role of environmental factors in development of an individual. अब उन्होंने कुछ contextual views बताए थे development के, जो कि जिनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है environmental factors में के तरह, ठीक है, in the development of an individual. तो इन्होंने इस फिगर में बताया हुआ है. जैसे ये इंडिविजुअल है, अब कुछ फैक्टर जैसे माइक्रो सिस्टम में कुछ फैक्टर्स होंगे जैसे फैमिली, स्कूल, पियर्स, नेबरहुड और रिलीजियस सेटिंग, ठीक है. उसके बाद मीजो सिस्टम, देन आएगा हमारा एक्सो सिस्टम जिसमें फ्रेंड्स, नेबर, वर्क प्लेस या मास मीडिया का रोल होगा. मैक्रो सिस्टम में बिलीव्स, आइडियोलॉजीज, ट्रेडिशंस और एटीट्यूड्स आ जाएंगे. क्रोनो सिस्टम में आ जाएगा टाइम. अब इसको हम बारी बारी समझते हैं एक्चुअल में क्या है ये लिखा हुआ. तो सबसे पहले माइक्रो सिस्टम. माइक्रो सिस्टम इज द इमीडिएट एनवायरनमेंट और सेटिंग इन विच द इंडिविजुअल लिव्स, ठीक है. इट इज़ इन दीज सेटिंग्स वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद सोशल एजेंट्स जैसे फैमिली, पियर्स, टीचर्स एंड नेबरहुड. अब माइक्रो सिस्टम जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो उसी में रहता है, मतलब इमीडिएट सेटिंग है वो उसकी, जिसमें वो डायरेक्टली सोशल एजेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है. यहाँ पे सोशल एजेंट्स क्या क्या हुए, फैमिली, पियर्स, टीचर्स और नेबरहुड्स. उसके बाद आता है हमारा मीसो सिस्टम. मीसो सिस्टम कंसिस्ट रिलेशंस बिटवीन दीज कॉन्टेक्स्ट. इनके बीच का रिलेशंस ही मीसो सिस्टम के अंडर आता है. फॉर इंस्टेंस हाउ अ चाइल्ड्स पेरेंट्स रिलेट टू टीचर्स और हाउ द पेरेंट्स व्यू द एडोलेसेंट्स फ्रेंड्स आर एक्सपीरियंसेस लाइकली टू इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स विद अदर्स. ये आ जाते हैं मीसो सिस्टम में. फिर आता है हमारा एक्सो सिस्टम. एक्सो सिस्टम इंक्लूड्स इवेंट्स इन सोशल सेटिंग्स. इसमें क्या घुस गए, सोशल प्रोसेसेस, सोशल सेटिंग्स घुस गए वेयर द चाइल्ड डज नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट दे इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस इन इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट. अब इस जैसे माइक्रो सिस्टम में डायरेक्ट इंटरेक्शन था, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ फादर और मदर में कॉज टेंशन अमंग द पेरेंट्स विच माइट अफेक्ट देयर इंटरेक्शंस विद चाइल्ड और द जनरल एमेनिटीज अवेलेबल टू द चाइल्ड लाइक क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, लाइब्रेरीज, मेडिकल केयर, मीन्स ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा. तो ये चीज़ आ जाती है एक्सो सिस्टम में. फिर आता है मैक्रो सिस्टम. इसमें आ जाती है हमारी कल्चर वाली बातें इन विच इंडिविजुअल लिव्स. फिर आता है क्रोनो सिस्टम. क्रोनो सिस्टम इन्वॉल्व्स इवेंट्स इन द इंडिविजुअल लाइफ कोर्स एंड सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ टाइम. अब क्रोनो सिस्टम में कैसी चीज़ें आ जाती है जैसे डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स, इकोनॉमिक सेटबैक या एंड देयर इफेक्ट ऑन चाइल्ड. ऐसी चीज़ें आ जाती है क्रोनो सिस्टम. इन अ नटशेल, Bronfenbrenner view is that a child's development is significantly affected by the complex world that envelops him or her, whether it be the minutiae of the conversations she or he has with his or her playmates or the social and economic life circumstances into which he or she is born. अब इनका क्या कहना था, किनका, ब्रॉनफेनब्रेनर का. इनका ये मानना था कि चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड से अफेक्ट करते हैं जिसके अंदर वो है. ये कुछ भी हो सकता है, उनकी कन्वर्जेशंस विद हिज और हर प्लेमेट्स
या उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर वो बॉर्न हुए हैं। ठीक है, रिसर्च हैज़ शोन दैट चिल्ड्रन इन इम्पोवरिश्ड environments have unstimulating environment devoid of books, magazines, toys, and etc. Lack experiences such as visits to library, museum, zoo, etc. Have parents who are ineffective as role models and live in overcrowded and noisy surroundings. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं. As a result of these conditions, children are at a disadvantage and have difficulties in learning. अब दुर्गानंद सिन्हा क्या कहते हैं? ही प्रेजेंटेड एन इकोलॉजिकल मॉडल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ इकोलॉजिकल मॉडल प्रेजेंट किया जिससे हम चिल्ड्रन की डेवलपमेंट समझ सके. इकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड कुड बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. द अपर and the more visible layers consist of home, school, peer groups and so on. तो उन्होंने दो कंसेंट्रिक लेयर्स ऐसे, जिसमें ऊपर वाला जो है, जो मोर विजिबल लेयर है, उसमें उन्होंने बताया वो होम, स्कूल और पीयर ग्रुप्स आते हैं उसमें. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन द विजिबल अपर लेयर कंस्टिट्यूट द पहला होम. उसकी क्या कंडीशंस है इन टर्म्स ऑफ ओवर क्राउडिंग, स्पेस अवेलेबल टू ईच मेंबर, टॉयज, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस एक्सेट्रा. तो इन सब का इन्फ्लुएंस होता है. दूसरा, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग. फैसिलिटीज़ कैसी है स्कूल में, उसमें एजुकेशन कैसी दी जा रही है, तो इसमें क्वालिटी और नेचर पता लगती है स्कूल की. देन नेचर ऑफ इंटरेक्शंस एंड एक्टिविटी अंडरटेकन विद पीयर ग्रुप्स फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स. These factors do not operate independently but constantly interact with one another. Since these are also embedded in a larger and more pervasive setting, the surrounding layers of the child's ecology constantly influence the upper layer. तो ये सब फैक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं. जैसे ऊपर वाले लेयर्स नीचे वाले लेयर्स से इन्फ्लुएंस होती है, वैसा ही देयर इन्फ्लुएंसेस आर नॉट ऑलवेज क्लियरली विजिबल. द एलिमेंट्स ऑफ द सराउंडिंग लेयर ऑफ इकोलॉजी कंस्टिट्यूट द पहला, जनरल जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स स्पेस एंड फैसिलिटीज़ फॉर प्ले and other activities available outside the home, including general congestion of the locality and density of population. Institutional setup. जनरल जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में क्या चीज़ आ जाती है? स्पेस, फैसिलिटीज़ फॉर प्ले एंड अदर एक्टिविटीज़ आउटसाइड द होम, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में क्या आ जाता है? कास्ट, क्लास या अदर फैक्टर्स. जनरल अमेनिटीज़ अवेलेबल टू द चाइल्ड लाइक ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सो ऑन. The visible and surrounding layer factors interact with one another and have different consequences for development in different people. The ecological environment can change or alter during any time of the individual lifespan. Therefore, to understand differences in the functioning of an individual, it is important to see the individual in the context of his or her experience. तो इतना समझ आ गया. इसके साथ हमने अपने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए यूनिट 3 के. अब हम अगली टॉपिक में आएंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ. तब तक पढ़ते रहिए. बाय बाय.